तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर किया था। ठीक है, और इसमें हमने एलडीआर और फिलामेंट, ड्रिफ्ट स्पीड, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अगर हम सेक्शन की बात करें तो उसमें आपके पास डीसी सर्किट का एक चैप्टर है बेसिकली, लेकिन उसमें क्वांटिटीज डिफरेंट है हमारे पास। और पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के, फिर हम नेक्स्ट जो है वो डीसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास 23 के पेपर्स हैं और 23 के पेपर्स के तीनों वेरिएंट्स हैं, मई जून 23। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर कंसिडर करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी सर, कि a metal wire in a circuit has a length of 1.8 meter, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 2.3 एक्सपोनेंट 23। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं वहां पे कंडक्टर में, और करंट जो है वो जो फ्लो कर रहा है वायर से उसमें चार्जेस 172 कूलम्स हैं। टाइम गिवन है 2.5 मिनट्स का। सबसे पहले पार्ट में कह रहे हैं शो दैट द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज 8.5 एक्सपोनेंट 28 पर मीटर क्यूब। तो पहले तो आपने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पर, और आपको याद होगा ये हमने जो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट था ये ड्रिफ्ट स्पीड में ही किया था। इसमें एक सिंबल था जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो बेसिकली अगर आपने नंबर ऑफ डेंस या नंबर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, कोई आइडिया? अच्छा, नंबर डेंसिटी का मतलब ये था, हमने डेंसिटी से रेफरेंस लिया था, जिस तरह डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम जो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई यूनिट तो नहीं बन सकता क्योंकि वो तो एक नंबर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे आपके पास उसे आप डिवाइड करोगे यूनिट वॉल्यूम से। ठीक है, तो जिस तरह मास अपॉन वॉल्यूम होता है इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय यूनिट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपको आंसर देगा नंबर डेंसिटी का। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है क्वेश्चन में 2.3 डिवाइडेड बाय, अब आपने जो है वो वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम कितना होगा आपके पास? 1.8 multiply the area. So 1.5 multiply by 10 to power minus. बिल्कुल सही, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास सेपरेट गिवन है, लेंथ सेपरेट गिवन है, तो इसे कंबाइन करके हम एरिया बनाएंगे, सॉरी वॉल्यूम बनाएंगे। तो बेसिकली और इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर वही आना चाहिए जो क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि यही आपने प्रूफ करना है। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला याद है ड्रिफ्ट स्पीड का? G से current is equals to A and B Q. बिल्कुल सही। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटीज है, एरिया गिवन है, ठीक है, एन हमने फाइंड आउट कर लिया, वी की वैल्यू भी हमें पता है, सॉरी वी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यू की वैल्यू हमें पता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट आपके पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले फॉर्मूला शफल कर लेते हैं।
और अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो अननोन है बेसिकली, तो उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? I is equals to Q over T. क्यू ओवर टी, क्योंकि आपके पास चार्ज और टाइम उन्होंने इसलिए दिया था कि आप खुद से कैलकुलेट कर लो। तो जो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, अब क्यू की वैल्यू थी 172, डिवाइड बाय आप टाइम से करोगे 2.5 है, इसको मल्टीप्लाई 60 से करना होगा ताकि वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए, और डिवाइड करोगे आप उसे ए एन क्यू से। क्यू आपके पास ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यू जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। ठीक है, और इन सबको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपना आंसर फाइनलाइज कर लोगे तो आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। 5.6 multiplied by 10 to power minus 1. ठीक है। अच्छा, इस ईयर में तो उन्होंने सिर्फ 4 मार्क का ही क्वेश्चन दिया है, और उसके बाद जो है वो डीसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए है। ठीक है, तो वैसे ईएमएफ, हाँ इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया क्योंकि वो अभी हमने किया नहीं है, तो इसे हम फिलहाल अभी स्किप करते हैं। और ये इसका सेकंड वेरिएंट है। सेकंड वेरिएंट में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज हैं, द करंट इन अ फिलामेंट लैम्प डिक्रीजेस, और सबसे पहले वो आपसे स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प चेंजेस। ठीक है, आपसे ये उसने बिल्कुल सिंपल आपसे फिलामेंट के बारे में पूछा है, और ये हमने डिस्कस भी किया था कि अगर फिलामेंट में करंट डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस आपके पास उस पर क्या इफेक्ट होगा। सर क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि करंट आपके पास जब डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रही है। क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा था, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो गई। और नेक्स्ट पार्ट में आपके पास कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं। A cylindrical wire has length L and resistance R. The total number of free electrons contained in volume V, sorry, in the volume of wire is N. Each free electron has charge E. The potential between the end of the wire is V. Determine expression in terms of some or all of the symbols E, L, N, R. जितने भी symbols हैं उनसे related आप अगर equation लिखना चाहो, ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने पूछा करंट इन द वायर। तो करंट इन द वायर के लिए आप क्या इक्वेशन लिख सकते हो जो इन सिंबल्स
में से कुछ को मिलाकर हो सकती है या सबको भी मिलाकर हो सकती है? सर R इज इक्वल्स टू V ओवर I, तो फिर I इज इक्वल्स टू V ओवर R। बिल्कुल सही। तो बेसिकली करंट के लिए हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी। और एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें अब आपने एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। और ये सब क्वांटिटीज हैं आपके सामने। ठीक है, मतलब नंबर में नहीं फाइंड करना, हमने सिर्फ इक्वेशन बनानी है। ठीक है। और आपको पता है कि इसमें करंट जो है वो आप क्यू ओवर टी के साथ जो ले रहे थे उसी तरह से कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं वो सारे सिंबल्स नहीं है जो ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मूला में आते हैं। तो हमें कुछ तो यहाँ पे ड्राइव करके करना पड़ेगा फाइनलाइज। ठीक है। तो किसे यूज करोगे आप? आपके पास बेसिक फिर फॉर्म। हम्म। फिर जो करंट का होगा वो V ओवर R हो जाएगा, एंड देन इज इक्वल्स टू A एंड V क्यू। ठीक है। एरिया में दिया हुआ नहीं है तो। अच्छा, करंट आपके पास था इसके इक्वल। ठीक है, अब इसमें से कौन सी क्वांटिटीज मिसिंग है? करंट नहीं गिवन, वो हम चलो वी ओवर आर भी लिख सकते हैं। ठीक है। एक तो इसे ड्राइव करना पड़ेगा, एरिया भी नहीं है। और वी गिवन है। ठीक है। लेकिन वी कौन सा है? द पोटेंशियल डिफरेंस वाला वी है, वो स्पीड वाला नहीं है। तो वो तो हम स्पीड को वैसे भी शिफ्ट कर लेंगे। और चार्जेस के लिए भी आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने करके दिया है आपको। और अगर आप इसे स्टार्ट करते हो तो बेसिकली करंट को सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। करंट के लिए हम लिख सकते हैं क्यू ओवर टी। अब इसमें क्यू भी नहीं है, टी भी नहीं है। तो इसे हम और सिंपलीफाई करते हैं अगर, क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम तो करंट में ही आ रहा है, क्योंकि करंट के लिए कोई जो सिंबल होने चाहिए वो उस तरह से नहीं है हमारे पास। सर हमने फर्स्ट पार्ट में करंट का निकाला तो है। तो हम वी ओवर आर यूज करें। जी। ठीक है, हम वी ओवर आर यूज कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है? ऊपर जो पार्ट था उसमें था करंट इन द वायर, और अभी आप फाइंड करो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई नहीं होगा वी ओवर आर, क्योंकि उसमें तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना अभी ड्रिफ्ट स्पीड में। तो हम पूरे वायर की तो बात नहीं कर रहे। अगर हम पूरे वायर की बात करेंगे तो फिर जो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला है और जो इलेक्ट्रिक करंट का नॉर्मल फॉर्मूला है वायर के लिए, वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है। लेकिन ये आपके पास आई इज इक्वल्स टू ए एन वी क्यू निकालने का रीजन ही ये था कि ये सिर्फ आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा। ये आप वायर्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। वायर्स के लिए अपना अलग फॉर्मूला है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। ठीक। तो अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्यू को, तो बेसिकली नंबर ऑफ चार्जेस निकालने का एक और तरीका होता है कि आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ नंबर ऑफ चार्जेस को मल्टीप्लाई, आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एन कवर हो गया अभी, ई भी आ गया। ठीक है, लेकिन अब टाइम की वैल्यू नहीं है, टाइम को भी हमने देखना है कि कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, टाइम के लिए आप कुछ और लॉजिक यूज कर सकते हो। सर ये जो आपने I का निकाला है NE ओवर T, ये हम्म। करंट का है। ये अभी सिर्फ हम करंट को सिंपलीफाई करके देख रहे हैं, क्योंकि हम एक एक सिंबल कर लेंगे और फिर उससे सिंपल हम कंबाइन कर लेंगे। तो आप इसमें टाइम के लिए कुछ सिंपलीफाई कर सकते हो। वोल्टेज, इसमें वी जो है वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, टी जो है वो टाइम है, और लेंथ गिवन है। तो अगर आप सिंपल वी की बात करो तो वी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अगर देखो आप सर इसकी। मुझे हम्म।
फिर मुझे ये I is equals to Q T वाला पार्ट ही नहीं समझ में आया। देखो आपने करना ये है कि सबसे पहले जो ड्रिफ्ट स्पीड है उसको ड्राइव करना है, मतलब आपने एक फॉर्मूला ड्राइव करना है बेसिकली, लेकिन उसमें सिंबल्स ये वाले होने चाहिए। ठीक है, आपने जब फॉर्मूला लिखा ड्रिफ्ट स्पीड का ओरिजिनल फॉर्मूला, तो उसमें तो कोई ऐसा सिंबल ही नहीं है जो गिवन हो आपके पास। ठीक है, सारे सिंबल्स तो बिल्कुल अलग दिए उन्होंने, ई एल एन आर एंड वी, ये सारे सिंबल्स बिल्कुल अलग हैं। जो आपके फॉर्मूला में आ रहे हैं वो तो कोई भी नहीं है। अब उसमें जो वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, आपके पास जो ड्रिफ्ट स्पीड में वी है वो स्पीड का वी है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रॉब्लम आ रही है। और आप जो कह रहे थे ना कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप ड्रिफ्ट स्पीड की बात कर रहे हो तो वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, तभी तो हमने इसके लिए एक पूरा फॉर्मूला ड्राइव किया, क्योंकि वो आपके पास आपको एक अलग कॉन्सेप्ट देता है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ड्रैग करके जाते हैं दूसरे पार्टिकल्स पे या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ या चार्ज कैरियर्स के साथ, तो उस वक्त जो उनकी स्पीड होती है वो ड्रिफ्ट स्पीड होती है। और जो नॉर्मल करंट का कॉन्सेप्ट है वो आपके पास थ्रू आउट द वायर देखा जाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसमें चार्जेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये चीज क्लियर हो गई। जी सर। अब हमने करना ये कि जो हमारा ये फॉर्मूला था ना ड्रिफ्ट स्पीड का, इसको हमने उन सिंबल्स में कन्वर्ट करके लिखना है जो गिवन है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जो करंट था, अब आई जो है वो हम ये वाला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो वायर के लिए था, ये इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई नहीं होगा, सबसे पहला प्रॉब्लम। तो हमने सबसे पहले तो आई को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि फॉर्मूला में सबसे पहले आई की जगह पर हमें कुछ लिखना पड़ेगा जिसको हम रिप्लेस करवा सकें। ठीक है, तो इसलिए हमने करंट के साथ स्टार्ट किया है। तो करंट आपके पास बेसिकली होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को अगर आप और सिंप्लीफाई करो, क्योंकि प्रॉब्लम ये ना तो क्यू ना तो टी, इन दोनों में से कोई सिंबल आपके पास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो आपने जब नंबर ऑफ चार्जेस की बात की यहाँ पर, तो जो क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ चार्जेस को कर रहा है। और अगर आपने चार्जेस फाइंड आउट करने हो तो आप उसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 और उसको मल्टीप्लाई कर दो n से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको बता देगा कि टोटल चार्ज कितना है आपके पास। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जी सर। और डिवाइड बाय टी अपनी जगह पर नॉर्मल है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उन्होंने टी भी नहीं दिया आपको सिंबल्स में, वरना आप टी लिख को यूज कर लेते, तो टी की जगह पर हमें इससे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपको स्पीड का नॉर्मल फॉर्मूला याद हो तो हम उसे लिखते थे लेंथ या डिस्टेंस ओवर टाइम, ऐसे ही लिखते थे। ठीक है, अगर आप स्पीड का फॉर्मूला जी यूज सर। करो तो वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, लेंथ ओवर टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको हम एल कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें लेंथ दी है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला एल ओवर टी लिखेंगे डी ओवर टी की जगह। हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं एल ओवर वी। और जब आप इस टाइम को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे दोबारा, तो इक्वेशन हो जाएगी एन ई ओवर एल ओवर वी। यहाँ तक समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर समझ। अच्छा, इसे अब रेसिप्रोकल करेंगे तो इक्वेशन और कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी वी एन ई ओवर एल। यहाँ तक क्लियर, कोई कंफ्यूजन और? नहीं सर। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास वी एन ई ओवर एल हो गया। अब इसमें आप सारे अपने components देखो, एन भी है, ई भी है, एल भी है, एन भी है कैपिटल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास वही सेम आ रही हैं जो आपने यूज करनी थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रहा है आपके पास। ये जो वी गिवन था क्वेश्चन में, ये वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, डिफरेंस। और आपने जो वी यूज किया है वो कौन से रेफरेंस के लिए यूज किया है? मतलब आपकी इक्वेशन में ये जो वी आ रहा है ना, ये स्पीड वाला वी है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला नहीं है। उसका रीजन आपको पता है कि आपने स्पीड का फॉर्मूला यूज किया था लेंथ ओवर टाइम।
और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं होता लेंथ ओवर टाइम, स्पीड का होता है। तो अब सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है इस v में, ठीक है, बाकी इक्वेशन सही हो गई, सिर्फ अब v में प्रॉब्लम आ रहा है कि v को आपने चेंज करना है। तो अगर आप v को शिफ्ट कर लो, तो हम इक्वेशन को l को वहां मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। ये आपके पास स्पीड आ गई इसकी, क्योंकि उन्होंने कहा था एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, तो ये वाला v अभी तक हमारे पास स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्पीड की अभी जो इक्वेशन बनी है वो आपके पास बन रही है आई एल ओवर एन ई, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है। अब आप अगर ड्रिफ्ट स्पीड के रेफरेंस से देखो तो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है आई एल ओवर एन ई, ठीक है। क्योंकि हम v को चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि हमें v के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो v को हमने एक साइड पर सब्जेक्ट बना लिया, बाकी सारी क्वांटिटीज आ गई दूसरी साइड पर, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक सिंबल का प्रॉब्लम आ रहा है, वो है i, ठीक है। अब i का जो प्रॉब्लम आ रहा है बेसिकली, i की जगह पर अब आप, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सब यूज कर लिया आपने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सबको कंबाइन करने के बाद अब आप जब टोटल नंबर की बात कर रहे हो, तो टोटल नंबर का मतलब ये है कि आप थ्रू आउट द वायर की बात कर रहे हो, ठीक है। अब आप v को शिफ्ट कर सकते हो इस फॉर्मूला से, सॉरी i को शिफ्ट कर सकते हो v ओवर r से। तो बस इसमें एक फाइनल स्टेप और होगा, i की जगह पर v ओवर r रखेंगे हम, ये i की जगह पर आ गया, और जो बाकी l ओवर n e था वो अपनी जगह एज इट इज है, ठीक है। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है स्पीड की? ये आपके पास इक्वेशन बन रही है ड्रिफ्ट स्पीड की, अगर हम वो सिंबल्स यूज करें जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इन्होंने इस बार नॉर्मल डेरिवेशन नहीं दी, डेरिवेशन में इन्होंने अपनी तरफ से सिंबल्स दिए, तो इस वजह से ये वाला पार्ट थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा। लेकिन बेसिकली इसमें करना बस यही था कि आपने उन सिंबल्स को यूज करना है जो आपके पास क्वेश्चन में है, ठीक है। जी। और फाइनल पार्ट है द एवरेज टाइम टेकन फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन अलोंग द फुल लेंथ ऑफ द वायर। तो टाइम टेकन के लिए अभी आपने एक इक्वेशन लिखी थी ऊपर वैसे, जो हमने स्पीड से बनाई थी। डिस्टेंस ओवर टाइम। जी, आपने v इज इक्वल्स टू एल ओवर टी किया था, आप t इज इक्वल्स टू एल ओवर वी यूज कर लो। अब सेम वही बात है कि आपके पास वैल्यूज तो गिवन नहीं है इस बार, तो आपने वही सिंबल्स को यूज करना है फिर से। अब v की जगह पर आप क्या करोगे, जो आपने ये v ड्राइव किया पूरा, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, और टाइम का फाइनल आंसर क्या होगा, एल और एल कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब हम वैल्यूज को शफल करेंगे तो एन आर ई आपके पास न्यूमरेटर में होगा, डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि ये आपके पास कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। ये वी हमारे पास स्पीड वाला यूज किया हमने, ठीक है, क्योंकि हमने स्पीड के फॉर्मूला से इसे रेफर किया है। तो आपका फाइनल आंसर
इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है। और इस बार भी इन्होंने इस चैप्टर से 5 मार्क्स के लिए दिया है। और फिर नेक्स्ट आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है। अच्छा, हम फर्स्ट पार्ट तो कर पाएंगे, लेकिन सेकंड पार्ट में गैल्वानोमीटर आ गया तो हम इसे इसको डीसी के साथ ही कर लेंगे तो बेहतर है। और थर्ड वेरिएंट में इन्होंने एक और सवाल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड दिया है। और इसमें क्वेश्चन 5 है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का। तो क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है क्या, स्टूडेंट सेटअप सर्किट विद अ बैटरी। बैटरी है, एमीटर है, हीटर है, एलडीआर है, और सब लगे हुए हैं आपके पास सीरीज में। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, ये सब उन्होंने कनेक्ट कर दिए सीरीज में। अब वो कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर कनेक्ट किया आपने पैरेलल में हीटर के साथ, और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब है कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। और वो कह रहे हैं कि फिगर 5.1 को आपने कंप्लीट करना है जो अरेंजमेंट उन्होंने बताई है उसके अकॉर्डिंगली। तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे कंप्लीट करोगे? सबसे पहले हम अगर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं या राइट से स्टार्ट करते हैं, पहले तो आप ये बताओ। लेफ्ट से सर स्टार्ट। अब आप देखिए, क्या चीज? आपका क्वेश्चन क्या था? अच्छा, क्वेश्चन ये कि हमने ये सारे जो कंपोनेंट्स उन्होंने कहा है ना, बैटरी, एमीटर, हीटर, एलडीआर, इन सबको कनेक्ट करना है सीरीज में इस सर्किट के अंदर। और एक कंपोनेंट वोल्ट मीटर जो है उसको पैरेलल में लगाना है हीटर के साथ। वो कह रहे हैं कि डायग्राम कंप्लीट करके दिखानी है। तो डायग्राम हम राइट से ड्रॉ करना स्टार्ट करें या लेफ्ट से? सर जहाँ लेफ्ट से। लेफ्ट से क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो जी पॉजिटिव सर। नेगेटिव फ्लो करेगा, तो सबसे पहले हमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? सबसे पहला कंपोनेंट लगेगा एमीटर, ताकि आपके पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू आप नोट कर सको। उसके बाद क्या कनेक्ट करेंगे हम? अब उसके बाद आप हीटर या एलडीआर में से कोई भी लगा लो, लेकिन अगर हम सीक्वेंस देखें तो बैटरी, एमीटर, फिर हीटर है, तो हम पहले हीटर लगा देते हैं। पहले हमारे पास हीटर आ गया, और उसके बाद एलडीआर आ जाएगा। एलडीआर का सिंबल आपको याद होगा, लास्ट टाइम किया था। और इसे कंप्लीट कर देंगे। अब सिर्फ इसमें एक चीज मिसिंग है। वो क्या चीज मिसिंग है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। उसको कहाँ पे कनेक्ट करें और कैसे कनेक्ट करेंगे? सर जो हीटर से पहले और एलडीआर के बाद नीचे पैरेलल करके वोल्ट मीटर। अच्छा, आपने सिर्फ हीटर के साथ लगाना है, तो आप इसको हीटर पे ही एंड कर दो। एलडीआर तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हीटर का कहा, तो हम हीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने हीटर से कनेक्ट कर दिया, ये आपकी डायग्राम हो गई कंप्लीट। और उसके बाद है, द हीटर इज अ वायर मेड ऑफ मेटल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी गिवन है इस बार आपको। ठीक है, और वायर की लेंथ गिवन है 2 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, वोल्ट मीटर की रीडिंग गिवन है, और आपने रेजिस्टेंस निकालनी है।
तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप? R is equal to rho L over A. R इज इक्वल्स टू रॉ एल ओवर ए। रेजिस्टिविटी गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है। तो पहला पार्ट तो इजी है, ठीक है। और आंसर भी देख लेते हैं। और इसे डिवाइड करके फाइनल हमारे पास आंसर आएगा 5.8 ओम्स, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि एम मीटर पे रीडिंग क्या होगी। I is equals to V over R to 4.8 divided by 5. बिल्कुल सही। ठीक है। और इन्हें हम डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो एम मीटर की रीडिंग आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक? या आपके पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 23 के? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आपके पास इसमें एक और पार्ट है, द हीटर इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वायर। अच्छा, हीटर की जगह पे एक वायर लगा दी हमने, और द न्यू वायर इज मेड अप ऑफ द सेम मेटल। मेटल सेम है जो हमने पहले वायर यूज की थी, बट डायमीटर उसका लार्ज है। एलडीआर की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। अब आपने बताना है स्टेट एंड एक्सप्लेन whether the new wire has a resistance that is greater than, less than or the same as wire we used in part B। पार्ट बी में आपने एक रेजिस्टेंस निकाली थी अभी, उसका आंसर कुछ था 4 पॉइंट समथिंग, शायद 5.8 था। तो वो कह रहे हैं कि अब आप जो न्यू वायर यूज कर रहे हो उसकी डायमीटर ज्यादा है लेकिन मेटल सेम है, और एलडीआर की रेजिस्टेंस को भी हमने कुछ नहीं चेंज किया, तो सिर्फ जो हीटर था उसको हटा के एक वायर लगा दी, और उसकी जो है सिर्फ डायमीटर आपके पास चेंज है जो पहले वाली हम वायर यूज कर रहे थे। तो अब आपने बताने कि रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा न्यू वायर की। सर अगर लार्जर डायमीटर है तो इट मींस एरिया भी ज्यादा है, और एरिया जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो एरिया फॉर द न्यू वायर रेजिस्टेंस इज लेस ऑफ द फर्स्ट वायर। ठीक है। तो ये चीज आपने एक्सप्लेन कर दी, और इसी तरह से दूसरे में भी आपसे एक रीजन पूछ रहे हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द न्यू रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 4.8। तो आपके पास वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी आपने बताना है, क्योंकि जहां पर हीटर लगा था वहां पे वायर लगा दिया अब, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या चेंज आएगा या नहीं आएगा, तो ये आपने बताना है। फिर अच्छा, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। ठीक है। तो आपके पास क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है,
तो जब आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और वोल्ट मीटर की रीडिंग आपके पास लेस आएगी पहले से। पहले हमारी 4.8 थी, अब उससे कम आएगी। ठीक है।